हाँ जी बेटा, क्लास 10th का चैप्टर सर्कल्स ये हम पूरा का पूरा एक वीडियो में लेने वाले हैं। पूरा वीडियो ढंग से देखना, एंड तक देखना। लास्ट में कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हम लेने वाले हैं। तो इसलिए लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं ना, वो एग्जाम्स में आए हुए भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर सर्कल्स। अब सर्कल में जो तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था ना, उसका थोड़ा बहुत तो इस बार काम आता है, पर वो बहुत थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बार जो सर्कल है ना, वो रिलेटेड है टेंजेंट से। अब टेंजेंट क्या होता है? देखो, किसी भी सर्कल में अगर हम एक लाइन बनाएं जो कि उस सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाती है, इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। मतलब ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। टेंजेंट होता क्या है? एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को, यहाँ पर कर्व सर्कल है, टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे। ये सिंगल पॉइंट जो है ना, इस पर ये लाइन टच करती हुई जा रही है, सिर्फ टच करती हुई जाती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब एक सर्कल में टेंजेंट कितने बनाए जा सकते हैं भाई? एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। तो एक सर्कल पे इस तरह से इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। नाउ सर्कल की अगर हम बात करें तो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये तुम्हें पहले बेसिक चीज ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की पहली थ्योरम। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर मेनली बेस्ड है सिर्फ दो थ्योरम्स के ऊपर। उन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो इनके प्रूफ जो है ना, वो भी बहुत अच्छे से करना। पहला जो थ्योरम है वो कहता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जैसे देखो, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पे अगर मैं, ये क्या है, ये पी पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं पी पॉइंट को, तो ओपी क्या है? ओपी रेडियस हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो प्रूव क्या करना है कि भाई ये जो रेडियस है ना, ये इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। मतलब इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। एंगल पी को 90 प्रूव करना है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ए बी के ऊपर। पी के अलावा कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और ओ को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये थ्योरम वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस थ्योरम के प्रूफ को भी ढंग से करना। भले ही 2 मार्क्स में पूछा जाए, पर ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गिवन तो क्या है कि भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी टेंजेंट है एट पी। तो जब हम लिखते हैं ना ए बी इज टेंजेंट एट पी, तो इसका मतलब टेंजेंट ए बी है, एट पी का मतलब है कि पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव करना है कि ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन हमने क्यू पॉइंट लेकर उसको ज्वाइन कर दिया है। और ये जो ओ क्यू है ना, ये सर्कल पे जहां कट कर रहा है उसको हम एम मार्क कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर तुम जरा ध्यान से देखो कि पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ। तुम मुझे बताओ कि ओ क्यू और ओ एम में से बड़ा कौन सा है? तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ओ क्यू जो है वो ओ एम से बड़ा है। हम लिखेंगे यहाँ पर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ एम। रीजन देंगे कि भाई एम कहाँ पर है? एम जो है वो सरकमफ्रेंस पे लाई करता है और क्यू जो है वो सर्कल के बाहर है। एम लाइज ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस तक जो भी लाइन है वो क्या होगी? ये तो रेडियस होगा। इसके बाहर मैं कोई भी लाइन ले जाऊंगा तो वो रेडियस से ऑब्वियसली बड़ी ही होगी। तो ओ क्यू किससे बड़ी है? ओ एम से बड़ी है। अभी ओ एम किसके बराबर है? ओपी के। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, इजंट इट? ओ क्यू ओपी से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ओ एम इज इक्वल्स टू ओपी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमने सबसे पहले तो ये देखा कि भाई ओ क्यू जो है वो ओपी से बड़ा है। इसका मतलब अगर ओ क्यू ओपी से बड़ा है तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं यहाँ पर आर, तो ओ आर जो है वो भी ओपी से बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिमिलरली इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सिमिलरली ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऑन लाइन ए बी अदर देन पी
will be at greater distance from O, greater distance from O as compared to OP। इसका मतलब क्या है कि भाई हम इस पूरी लाइन के ऊपर हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, सबका डिस्टेंस ओपी से बड़ा ही होगा। अब तुम सोचोगे ये क्या प्रूव हो रहा है, हमें तो 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट है सबका डिस्टेंस ओपी से बड़ा है। मतलब ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है किस किस के बीच में, पॉइंट ओ और टेंजेंट ए बी के बीच में। अगर ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है तो हमें पता है कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है, हम लिखेंगे यहां पर देयरफॉर ओपी इज shortest distance between point O and tangent AB। OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, पॉइंट O और टेंजेंट AB के बीच में। एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो थ्योरी लिख देना कि भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहां पर हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है। देखो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है, एक बार फिर से सुन लो प्रूफ कि यहां पर हमें दे रखा है कि ओपी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। मैंने लिख दिया ओ क्यू ओ एम से बड़ा है, ओ एम से बड़ा है मतलब ओपी से भी बड़ा हुआ। फिर मैं कहूंगा कि भाई ओ क्यू क्योंकि ओपी से बड़ा है तो इस तरह से ओ आर भी ओपी से बड़ा होगा। तो सारे डिस्टेंस अगर ओपी से बड़े होंगे तो मतलब ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस है, और जो सबसे छोटा डिस्टेंस है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी पहली थ्योरम है और इसका प्रूफ एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट काफी बार पूछा भी गया है। तो इसलिए इस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से कर लेना, साथ साथ लिखते भी जाओगे तो कन्वीनियंट रहेगा, तुम्हें चीजें याद भी रहेंगी। सिर्फ वीडियो देखो मत, साथ साथ लिखते भी जाओ। अब क्वेश्चन 1 पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि इस थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया, 3 सेंटीमीटर का रेडियस मान लेते हैं। P इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो ये है हमारा सेंटर और वो कह रहा है कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ले लो P। ये मान लेते हैं कि OP जो है ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है कि PQ इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट Q। तो अब यहां से P से तुम्हें एक टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट होगा Q, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है एट Q। तो एट Q का मतलब है कि Q जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ PQ की लेंथ निकालनी है। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, कंस्ट्रक्शन से मैं OQ को ज्वाइन कर देता हूं। अब देखो सीधी सी बात है, OQ क्या है यहाँ पर, देखो OQ क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ट्राइंगल OPQ बिकम्स राइट ट्राइंगल, जिसमें रेडियस ये हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 90 डिग्री के सामने OP है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये 5 सेंटीमीटर है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। रीजन, ये जो थ्योरम 1 है वो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो डोंट राइट डाउन थ्योरम 1, स्टेट द थ्योरम कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, मैं थ्योरम 1 थ्योरम 2 लिखता रहूंगा, पर एग्जाम में ध्यान रखें थ्योरम 1 थ्योरम 2 नहीं लिख के आए, पूरा थ्योरम स्टेट करें। तो OQ परपेंडिकुलर टू PQ है। अब इन ट्राइंगल OPQ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OP। तो OP का स्क्वायर
इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर है 5 इज इक्वल्स टू ओ क्यू है 3 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो पी क्यू निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, तो पी क्यू निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर का। तो लेंथ ऑफ पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसमें टेंजेंट की लेंथ पूछी है, रेडियस पूछा है या डिस्टेंस पूछा है, दो चीजें, दो डिस्टेंस दे रखी है, तीसरा पूछ रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि टू टेंजेंट सेगमेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। वो कह रहा है कि भाई एक सर्कल है, इसके ऊपर हमें दो टेंजेंट बनाने हैं एक्सटर्नल पॉइंट P से। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां से हम इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाते हैं। मान लेते हैं ये है PA और PB, ये ले लेते हैं इसका सेंटर। अब वो कह रहा है कि प्रूव करो PBOA इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PBOA, PBOA इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। देखो लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर लाया करते हैं। अभी इसके चारों वर्टाइसेस क्वाड्रिलेटरल के तो सर्कल के ऊपर नहीं है, लेकिन अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना हो तो साइक्लिक प्रूफ करने का आसान तरीका होता है कि हम ये प्रूफ कर दें कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पर उसी थ्योरम से, जो थ्योरम 1 हमने पढ़ी, उस थ्योरम के हिसाब से देखो OA क्या है, रेडियस, PA टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरह OB क्या है, रेडियस, PB क्या है, टेंजेंट, तो इनके बीच में भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इस एक्सक्यूज मी है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या बन के आया, 180 बन के आया है। तो इसका मतलब ये हो गया ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई सबसे पहले एंगल OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to PB। दोनों में रीजन सेम ही लिखेंगे कि भाई हमारे पास थ्योरम 1 है ना, तुम्हें पूरा स्ट्रेट करना है, ध्यान रखेंगे। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 90 आया। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल B कितना बनेगा, 90 प्लस 90, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर PBOA इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल थ्योरम लगाई और प्रूव कर दिया। इस तरह से ये प्रूफ हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो शुरू के 2 4 5 क्वेश्चन तो तुम्हें इजी ही मिलेंगे, जिनमें ज़्यादा दिक्कत मिलेगी नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। अब आते हैं हम हमारे सेकंड थ्योरम के ऊपर। पहला थ्योरम था कि अगर हम सर्कल में रेडियस और टेंजेंट ये दोनों बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सेकंड थ्योरम है कि अगर किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाओ तो उन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहां से दो टेंजेंट्स बनाए हमने PQ और PR, हमें इसकी लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट का पहला मतलब समझे, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं ना, तो उसकी लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही ली जाती है। मतलब इस टेंजेंट की लेंथ P से लेकर Q तक की नहीं मानी जाएगी, इस टेंजेंट की लेंथ P से A तक मानी जाएगी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि PA इज इक्वल्स टू PB, ये हमें प्रूव करना है। तो ये प्रूफ है हमारा कि PA इज इक्वल्स टू PB प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में करेंगे हम OA, OB और OP तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं। ये OP, ये OA और ये OB, ये तीनों ज्वाइन कर लिए। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, हमें पता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी हमें पता है, क्योंकि भाई ये देखो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा थ्योरम 1 से।
ये थ्योरम 2 यूज करेंगे। पूरे चैप्टर में 2 ही थ्योरम है, 2 थ्योरम अगर तुमने मास्टर कर ली ना, इसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, बस 2 थ्योरम है और वो बहुत सिंपल सी हैं, ढंग से कर लो, सारा चैप्टर इन्हीं 2 पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये 90 है, इसी तरह ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये भी 90 हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पी ए इक्वल टू पी बी करना है, मैं ये जो 2 ट्राइंगल्स है ना, ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो सीपीसीटी से पी ए इक्वल्स टू पी बी बन जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों? देखो, एक तो ओ ए और ओ बी बराबर है, रेडियस ओपी कॉमन है, और ये 90 90 तो ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। तो इसका मतलब अब मुझे अगर इसको प्रूव करना है तो सबसे पहले मैं लूंगा ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, जिसमें मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये हमारा प्रूफ, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, OP इज इक्वल्स टू OP, दिस इज कॉमन। अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे चाहिए 3 चीजें, 2 मिल चुकी हैं। तीसरा, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP। यहां पर थ्योरम 1 स्ट्रेट करनी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और तुम लिख दोगे कि साथ ही साथ 90 डिग्री ईच भी है दोनों थ्योरम के हिसाब से। तो ये हम स्ट्रेट करेंगे, तो 3 चीजें बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय विच क्राइटेरिया? देखो, राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय RHS क्राइटेरिया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उनकी रिमेनिंग साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से पी ए इक्वल्स टू पी बी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पी ए इक्वल टू पी बी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ है। दोनों थ्योरम्स का प्रूफ अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अब एक दो सिंपल क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड, है ना। पहले हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी, अब ये सेकंड थ्योरम हो गई। पहली थ्योरम, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये थ्योरम है कि भाई प्रूव दैट क्वेश्चन है, सॉरी, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगेन पी ए और पी बी ले लेते हैं और मान लेते हैं ओ सेंटर है, आर इक्वली इंक्लाइंड। अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि इनका इक्वल एंगल बनेगा। इक्वल इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच का एंगल, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल एंगल किसके साथ? भाई ये कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाएंगे दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन थ्रू द सेंटर। मतलब ये जो 2 टेंजेंट है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब ये दोनों एंगल्स 1 और 2 बराबर प्रूव कर रहे हैं। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन थ्रू द सेंटर, मतलब इन टेंजेंट्स और लाइन थ्रू द सेंटर के बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो बराबर है, ये प्रूव करना है। अब ये तो पिछला वाला थ्योरम ही है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं और इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं, अब कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 90 90 है ना, ये रेडियस और ये कॉमन, अगेन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस, सीपीसीटी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये सेम ही क्वेश्चन था, बस लिखा हुआ कुछ अलग था कि भाई सीपीसीटी से पीए इक्वल टू पीबी करने की जगह पर सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमें प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसानी था, पर क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और समझना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमें दे रखा है टी ए एंड टी बी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। भाई टी ए और टी बी बोला है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट टी से ये हमारे 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, टी ए और टी बी, और ये सेंटर ओ ये भी दे रखा है।
एंगल ए टी ओ 40 डिग्री का है, ए टी ओ। तो अब मैं एंगल ए टी ओ बनाता हूं। ये एंगल ए टी ओ ये 40 डिग्री का है। तुम्हें एंगल ए ओ बी निकालना है, तो एंगल ए ओ बी यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। अब एक बार के लिए हम इसको तो छोड़ देते हैं, एक बार के लिए, है ना। यहां पर इस ट्राइंगल में एंगल ए टी ओ ये 40 दे रखा है, ये रेडियस है और टेंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये तो मुझे पता ही है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं एंगल टी ओ ए निकालना चाहूं तो वो निकाल सकता हूं ना। भाई तीनों का सम क्या है, 180 होता है, जिसमें से ये 90 है, 40 है, तो बताओ ये कितना है, एग्जैक्टली 50 है ना। तो ये वाला एंगल है मेरा 50 डिग्री का। दिस एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। अब इसके बाद अगर मुझे एंगल ए ओ बी निकालना है, तो मुझे पता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल ओ ए टी और ओ बी टी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो सीधे लिखो कि भाई ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। कॉन्ग्रुएंट बनते हैं तो ये एंगल भी बराबर है और ये भी बराबर है सीपीसीटी से। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। तो एंगल ए ओ बी पूरा कितना निकल के आया, एंगल ए ओ बी निकल के आया 50 + 50 मतलब 100 डिग्री का एंगल ए ओ बी निकल के आएगा। सिंपल क्वेश्चन ही था, पर ढंग से समझो। पूरे चैप्टर में दो ही थ्योरम है, तो उन्हीं दो थ्योरम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी यूज होंगी ही, तो ये दो चीजें ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे। अब थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाना भी शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चंस हो गए काफी, 4-5 हो गए। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें दे रखा है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज 60 डिग्री। कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, इस पर वापस से हम लोग दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। और ये कह रहा है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज 60 डिग्री। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बना रहे हो इनके बीच में जो एंगल है ये है 60 डिग्री का। अब वो कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर सर्कल का रेडियस, ये मैं सेंटर ले लेता हूं, तो सर्कल का रेडियस ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और तुम्हें फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब पी ए, पी ए पी बी तो वैसे ही बराबर हैं, तो एक ही बात है, कोई भी निकाल लो। पी ए की लेंथ हमें निकालनी है। जब मैंने बोला था लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो मैंने ये भी बताया था कि टेंजेंट की लेंथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही होती है, तो आगे तक कुछ नहीं निकालना, पी ए की लेंथ निकालनी है। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर एक एंगल तुम्हें दे रखा है और तुम्हें साइड निकालनी है। अब मैथ्स में एंगल और साइड दोनों को रिलेट करने वाली मैथ्स की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम एंगल से साइड या साइड से एंगल निकाल सकते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। कैसे, कि भाई यहां से मैं पहले ओपी को ज्वाइन कर लेता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए, देखो तुम्हारे लेवल पर जब ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है ना, तो वो यूज होती है सिर्फ राइट ट्राइंगल्स में। तो राइट ट्राइंगल होना जरूरी है। राइट ट्राइंगल मेरे पास ऑलरेडी है। थ्योरम के हिसाब से एंगल ओ ए पी ये 90 डिग्री का है, थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो और ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, देखो ये ऐसे, ये ए, ये ओ और ये पी। ये साइड है 6 सेंटीमीटर की और ये साइड मुझे निकालनी है। ये 90 डिग्री है और हाइपोटेन्यूज अननोन है, और ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री का। देखो बेटा पूरा एंगल 60 है, पूरा 60 है, तो मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 30 और 30। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल होंगे 30-30 के, 30-30 के दो एंगल्स बन जाएंगे। ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। अब एंगल ओ ए पी ये 90 डिग्री का है, एंगल पी 30 डिग्री का है। तो ट्राइंगल ओ ए पी में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहूँ
तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप चाहिए परपेंडिकुलर और बेस का, हाइपोटेन्यूज का तो कोई काम ही नहीं है। और हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बनता है tan थीटा के अंदर, तो tan थीटा मुझे यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा tan 30 डिग्री। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा वी नो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर है मेरा ओ ए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखेंगे। और ये है हमारा बेस ओ पी ए पी, सॉरी ए पी। तो tan 30 मुझे पता है 1/√3 होता है। ओ ए ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए पी यानी कि x मुझे निकालना है। तो x यानी कि ए पी ये निकल के आ रहा है 6√3 सेंटीमीटर। तो ए पी यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट है 6√3 सेंटीमीटर। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है जिसमें जो रेडियस है वो 6 की जगह a दे रखा था। तो अब अगर रेडियस a है तो हमारा जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो a√3 बन जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट कर सकते हैं और सर्कल के चैप्टर में इंड्यूस करा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसा भी पॉसिबल है एग्जाम्स में कि एक दो चैप्टर एक साथ मिलकर कोई मिक्स क्वेश्चन बना दिया जाए। देयर आर पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। यहाँ से थोड़े थोड़े प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी करना शुरू करते हैं। अभी तक तो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस भी शुरू करते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, विच हैव सेम सेंटर, है ना, बट डिफरेंट रेडिया, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हें प्रूव करना है कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर। मतलब एक ऐसी लाइन बनानी है जो बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है और छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। तो यहां पर ये देखो इस लाइन को, ये जो लाइन है ए बी, ये लाइन ए बी जो है दिस इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल एंड टेंजेंट टू द स्मॉलर। छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया, बड़े सर्कल का कॉर्ड है। तुम्हें प्रूव करना है दिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो कॉर्ड है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट होती है। अब बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है? हमें पता है बाइसेक्ट होने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो AP और PB इन दोनों को इक्वल करना है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है तो O क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा सेंटर, और मैं कंस्ट्रक्शन में OP को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। अब AP इज इक्वल्स टू PB प्रूव करना है। पहले हम बात करेंगे छोटे सर्कल की। छोटे सर्कल को मैं लिखूंगा इन COR। देखो COR का मतलब है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब स्मॉल r लिखा है मतलब छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल लेना है तो मैं कैपिटल R लिख लूंगा। तो COR सर्कल का नोटेशन होता है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। किसी सर्कल का रेडियस 3 है ना तो तुम CO3 ऐसा लिख सकते हो। ये सर्कल है। अब छोटे सर्कल में देखो OP रेडियस का काम कर रहा है, ये देखो ये रेडियस है, और AB टेंजेंट है। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बनता है? तो तुम्हें पता ही है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, कि भैया एंगल P कितना है? 90 डिग्री का है। अब AP इक्वल्स टू PB प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो नाइन्थ वाली थ्योरम यूज करो। नाइन्थ क्लास में तुमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी सर्कल में एक कॉर्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो अगर मैं बात करूं बड़े सर्कल की, छोटा सर्कल में एक बार हटा देता हूं। तो अगर मैं छोटा सर्कल हटाता हूं तो बड़े सर्कल में AB क्या है? कॉर्ड है, और OP क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो हम ये डायरेक्ट थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB, रीजन देंगे थ्योरम 1, भैया स्ट्रेट करना है, फिर से बता रहा हूं मैं। अब इसके बाद लेते हैं बड़ा सर्कल C विथ OR, और इसको C डैश लिख लेता हूं। C मतलब एक सर्कल, C डैश दूसरा सर्कल। अब मैं कैपिटल R लिख रहा हूं मतलब आउटर सर्कल की बात हो रही है। C डैश OR यहां पर लिखेंगे भाई AB क्या है? AB इज अ कॉर्ड, और OP जो है वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर है।
अब थ्योरम लिखेंगे कि वी नो दैट रेडियस इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर OP बाइसेक्ट्स AB। रीजन में थ्योरम लिख लेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो OP बाइसेक्ट्स AB। OP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू PB, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। तो ये एक तरीका है थ्योरम। इन केस अगर तुम्हें 9th क्लास की थ्योरम याद नहीं है तो स्टिल यू हैव एन ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या है कि भाई इन दोनों को ज्वाइन कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो कॉन्ग्रुएंट करके AP इक्वल्स टू PB आ जाएगा। कैसे? भाई OA और OB बराबर है, बड़े सर्कल के रेडियस, OP कॉमन है और ये 90-90 है। सो द टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट बाय RHS और CPCT से AP इक्वल टू PB आ जाएगा। अभी 9th की थ्योरम यूज करनी है या कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है, अल्टीमेटली इट इज अप टू यू व्हाट डू यू वांट टू यूज। तो दोनों ही में से कोई भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक छोटा क्वेश्चन और भी बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बड़े सर्कल का रेडियस दे रखा है सपोज कि 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल का रेडियस ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर सेम क्वेश्चन में, और तुम्हें बोला है कि जो AB है ना, कॉर्ड AB, उसकी लेंथ निकालो। तो तुम ये काम कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर तुम देखो OA बड़े सर्कल का रेडियस ये 5 है, OP छोटे सर्कल का रेडियस ये 3 है, तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से AP निकालोगे तो ये 4 आएगा और AP और PB तो बराबर है ही, तो पूरी कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। MCQ में इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, ये तो चलो प्रूविंग का था। प्रूविंग के अलावा एक ही चीज पर दो दो तीन तीन तरह के अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड MCQ भी बन सकता है। वैसे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें एज थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। क्या होता है, कई बार कुछ थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है वो थ्योरम पर बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चंस पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे इसमें प्रूविंग का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू निकालने के क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन ध्यान है तो फिर तुम इसको डायरेक्टली एग्जाम में कर सकते हो। किस तरह से वो मैं अभी आगे बता दूंगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में करना क्या है। तो क्वेश्चन है कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe मतलब उसके बाहर बन रहा है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब इसको बाहर से टच कर रहा है। तो ये हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को बाहर से इंस्क्राइब का मतलब अंदर हो गया, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर है। तो ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब सर्कल की साइड, सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। तुम्हें प्रूव करना है कि सम ऑफ वन पेयर ऑफ साइड्स मतलब AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो थ्योरम तुम्हारे पास दो ही है, एक तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो नहीं लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, एंगल का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, ना पूछा जा रहा है ना जरूरत है। लेंथ बराबर करनी है मतलब टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लगाया जाएगा। तो गिवन टू प्रूव वगैरह मैं क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, है ना, ये सब तुम्हें लिखना है। अब सीधा प्रूफ पर आते हैं। अब सबसे पहले देखो ए पॉइंट ले लेते हैं, ए एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट इक्वल हैं तो AB और AD को बराबर कर दें, तो भाई ये सबसे पहली गलती होती है जो कुछ बच्चे करते हैं शुरुआत में। तो AB और AD बराबर नहीं है, पहली चीज। क्यों नहीं है? एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं, लेकिन अभी हमने बात की थी कि एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स जब हम बनाते हैं तो उसकी लेंथ कहां तक ली जाती है? एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की ही ली जाती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसको P और इसको S मान लूं तो A से जो बराबर टेंजेंट आएंगे ना वो AP और AS होंगे, है ना, AB और AD नहीं होंगे। तो ध्यान रखेंगे AP AS के बराबर करना है। इसको मैं Q और इसको R मार्क कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
कि एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स के हिसाब से AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। AP इज इक्वल्स टू AS, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो AP AS। अब आते हैं B पर, B से कौन से टेंजेंट्स आ रहे हैं, BP इज इक्वल्स टू BQ, आ गया B का। अब आते हैं C पर, C से कौन से टेंजेंट आ रहे हैं, CQ और CR। अब ये लिखते समय थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखनी है कि तुम्हें यहां पर CQ इज इक्वल्स टू CR नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है CR इज इक्वल्स टू CQ। अब रीजन क्या है कि भाई देखो, मुझे AB प्लस CD किसके बराबर लाना है, मुझे इसको लाना है AD प्लस BC के। तो मैं चार पार्ट्स इक्वल करूंगा, उनको ऐड करके AB प्लस CD बनाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि जो AB और CD वाले पार्ट्स हैं वो दोनों पार्ट्स एक ही साइड पर होने चाहिए। तो AB और CD के जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पर रखो। देखो मैंने AP और BP, ये AB के पार्ट्स हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर रखे हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे CD के पार्ट्स लिखने हैं, तो मुझे CR और DR को भी लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होगा, ताकि एडिशन करते समय मेरा आंसर डायरेक्टली निकल गया है। तो CR इक्वल टू CQ लिखना है। अब D से देखें, D से कौन से टेंजेंट्स हैं, DR और DS। तो मैं लिखूंगा DR इज इक्वल्स टू DS। अब इन चारों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें, 1 2 3 4 मार्क कर लेना, और चारों का रीजन सेम है, थ्योरम 2, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो चारों को ऐड करते हैं, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अभी यहां पर देखो, AP प्लस BP को मैं क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं। CR प्लस DR को CR प्लस DR मिलकर क्या बनता है, CD बनता है, इज इक्वल्स टू AS प्लस DS, तो AS प्लस DS मिलके बनता है AD, और BQ प्लस CQ मिलता है, ये बनता है BC। तो मुझे मिलेगा AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। मैंने कहा इस पे MCQ क्या आएगा, MCQ इस तरह का आ सकता है कि भाई तुम्हें बोले कि AB है 10 सेंटीमीटर का, BC है 8 सेंटीमीटर का, CD जो है ये है 6 सेंटीमीटर का, और DA निकालो। इस तरह का क्वेश्चन MCQ में बन सकता है। तो तुम बोलोगे भाई AB प्लस CD कितना हो रहा है, 10 प्लस 6 16, तो BC प्लस DA ये भी 16 होना चाहिए। तो ये 8 है, तो ये भी 8 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन MCQ में बन सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई MCQ में भी इस तरह के क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चंस है ना, इसी पर बेस्ड MCQ भी बन जाते हैं। और तो और इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी है जो मेनली इसी पर बेस्ड है, इसी थ्योरम पर ही बेस्ड है, क्वेश्चन पर रादर बेस्ड है, जिसमें तुम्हें बोल रहा है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। इसका मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा, ये प्रूव करना है। अभी देखो पैरेललोग्राम तुम्हें दे रखा है, ABCD पिछली बार तो क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, इस बार तुम्हें बोला है कि ये पैरेललोग्राम है और प्रूफ क्या करना है, रोम्बस है। अब क्या फर्क होता है पैरेललोग्राम और रोम्बस में, पैरेललोग्राम की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है ना, तो तुम्हें उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं AB को BC के बराबर कर दूं, तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी दे रखा है, एडजेसेंट साइड इक्वल होते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रोम्बस। तो उसके लिए मैं वही वाला पार्ट जो अभी प्रूव किया है ना, ये पूरा का पूरा वापस से प्रूव करूंगा और यहां तक लेके आऊंगा कि भाई AB प्लस CD बिल्कुल उसी तरह से प्रूव करके इज इक्वल्स टू BC प्लस DA तक लेके आऊंगा, सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से करके। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम दे रखा है, तो इसके बाद मैं CD की जगह पर क्या लिख सकता हूं, AB लिख सकता हूं, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे मैं DA या AD की जगह पर BC लिख सकता हूं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC हो गया, और हमें AB इक्वल टू BC मिलता है। तो हम लिखेंगे कि भाई एडजेसेंट साइड बराबर हो गई है,
एडजेसेंट साइड बराबर हैं तो ये एक रोम्बस अब है। तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछेंगे तो पहले तुम्हें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी निकाल के देना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे। और तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है कि अगर तुम चाहते हो रोज के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे वीडियोस अगर तुम्हें अपनी क्लास के एक ही जगह पर कंपाइल किए हुए चाहिए तो फिर तुम एलीट की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। और उस ऐप पर तुम्हें फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा, उस फ्री मटेरियल में वीडियोस सेक्शन में जाओगे तो वहाँ सारे वीडियोस एक ही जगह पर कंपाइल मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन को रिजेंबल करता है, बस फर्क ये है कि पिछली बार हमारे पास क्वाड्रिलेटरल था जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा था, इस बार ट्राइंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ AB इक्वल टू AC। भाई ये AB और AC बराबर है, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तुम्हें प्रूव करना है कि द टेंजेंट BC, मतलब जो थर्ड साइड है BC वो भी टेंजेंट का ही काम कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D। मतलब ये है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D और ये D पर बाइसेक्ट हो रही है, मतलब BD इज इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। तो इन सिंपल वर्ड्स AB किसके इक्वल है, AC के, और BD को CD के इक्वल करना है। तो प्रूव, टू प्रूव लिख लेते हैं एक बार ताकि ये ध्यान रहेगा। टू प्रूव हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल्स टू CD। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम करते हैं कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AB इक्वल टू AC, है ना, दिस इज गिवन टू अस। अब मैं AB को क्या लिख सकता हूँ, AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, इजंट इट। भाई तुम देखो AP और PB मिलके पूरा AB बना रहे हैं, इसी तरह मैं AC को लिख सकता हूँ AQ प्लस QC। तो मैं ये इनको लिख लेता हूँ इस तरह से, इज इक्वल्स टू AQ प्लस QC। अब यहाँ पर AP और AQ ये तो बराबर है, हमें पता है, तो हम यहाँ पर AP और AQ इक्वल हैं तो इनको कैंसिल कर सकते हैं कि भाई मैं AQ को AP लिख लेता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा। रीजन दे देंगे AP इज इक्वल्स टू AQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, थ्योरम 2। तो यहाँ पर अब हम इसको कैंसिल कर दें AP और AP को, तो हमें क्या मिलता है, PB इज इक्वल्स टू QC मिल जाता है। इसको फर्स्ट मार्क कर लो। अब तुम देखो मेरे पास PB आया है किसके, QC के, लेकिन मुझे पता है कि PB जो है वो BD के इक्वल है, इजंट इट, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स, और CQ जो है वो CD के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये भी इक्वल आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं PB इज इक्वल्स टू BD सेकेंड, है ना, लिख देते हैं, बट PB इज इक्वल्स टू BD एंड QC इज इक्वल्स टू CD, ये थर्ड। दोनों में थ्योरम कौन सा आएगा, थ्योरम 2 स्टेट करेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड देखो, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 इन दोनों का LHS इक्वल है, PB इक्वल टू QC हो चुका है, तो मतलब RHS भी इक्वल आ जाएगा। तो therefore we can say that BD is equals to CD, BD और CD ये इक्वल है, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करो और देखो कौन सा थ्योरम लगाना है। थ्योरम देखो दो ही है लगाने के लिए, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि टेंजेंट परपेंडिकुलर वाली जो है ना थ्योरम वो तो लग नहीं सकती थी यहाँ पर, तो एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट दिख रहे थे बराबर, वो लगा सकते हो तुम, तो यूज थ्योरम अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2-3 बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको बहुत ही अच्छे से देखना है। इनफैक्ट इसके बाद से तुम्हारे सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बाद से सारे प्रूविंग के हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसके बाद से हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। तो यहाँ पर तुम्हें दे रखा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के, तो ये एक सर्कल हो गया और ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये हमारे दो पैरेलल टेंजेंट्स हो गए। तो ये मान लेते हैं एक्स
y, ये x डैश और y डैश, दो पैरेलल टेंजेंट्स। और कह रहा है एक और टेंजेंट है AB जो कि इन दोनों को कट कर रहा है A और B पर। तो ये एक और टेंजेंट हो गया AB, ये फर्स्ट टेंजेंट को A पर, दूसरे को B पर कट कर रहा है। मतलब XY और X डैश Y डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, और AB जो है ना ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ट्रांसवर्सल काम कर रहा है साथ ही टेंजेंट भी है। तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। अब AOB ये कौन सा एंगल हुआ, मैं यहाँ सेंटर ले लेता हूँ पहले, ये O सेंटर। अब AOB मतलब हम बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये वाला एंगल हमें 90 प्रूव करना है, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सब तरफ। ये मार्क कर लेते हैं P, ये Q और ये R। अब यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAQ। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से, एक बार देखो, ये ट्राइंगल नंबर 1 और ये ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मैं करके नहीं दिखा रहा, पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक तो तुम्हारा AP इक्वल्स टू AQ है, देखो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है। एक रेडियस इक्वल है, OPOQ रेडियस है, और ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स SSS से कॉन्ग्रुएंट किए जा सकते हैं। तो मैं पूरे स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ, पर हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS। अच्छा, तुम चाहो तो और भी थ्योरम लगा सकते हो, 90 डिग्री का एंगल भी यूज कर सकते हो, RHS भी यूज हो सकता है, SAS भी लग सकता है, इसमें काफी सारी चीजें इक्वल हैं। हमने सबसे सिंपल चीज करी, SSS किया। सो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। मैंने करके नहीं दिखाया, बट ये तो तुम कर ही सकते हो, इतना आसान काम है। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। इसको फर्स्ट मार्क कर लो। और सिमिलरली ये वाला जो एंगल है 3, ये 4 के इक्वल होगा। अच्छा, सिमिलरली होगा, वापस से करने की जरूरत नहीं है, तो इसको तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये सिमिलरली हो गया। अब देखो, ये तो पूरा एंगल A और पूरा एंगल B मिलकर क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। वाई, सिंपल को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि एंगल PAQ प्लस एंगल PBQ, है ना, सॉरी RBQ, पूरा A और पूरा B, ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं। रीजन दे देंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन हो गया हमारा। अब PAQ और RBQ, अब मैं PAQ को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ। रीजन कि भाई 1 और 2 बराबर है, तो पूरा एंगल A जो है वो डबल ऑफ एंगल 1 भी हो सकता है, एंगल 2 भी हो सकता है। मैं डबल ऑफ एंगल 2 ले रहा हूँ, रीजन भी बता दूंगा तुम्हारे को। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डबल ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये निकल के आ जाएगा 180। अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल AOB, इसमें मैंने 2 प्लस 4 190 कर दिया है। तो एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है ना, जिसमें से 2 प्लस 4, तो मैं 90 कर चुका हूँ। इसका मतलब एंगल AOB 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा ट्राइंगल AOB में। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल AOB एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB is 180 डिग्री using angle sum property of triangle. Now 2 प्लस 4 की जगह मैं इस इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 प्लस एंगल AOB, तो एंगल AOB ये निकल के आ जाएगा 180 माइनस 90, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल AOB को 90 कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लें, पहले मैंने क्या किया है
पहले मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट किए हैं और इन दोनों में 1 इक्वल टू 2 आ गया सीपीसीटी से, सिमिलरली 3 इक्वल टू 4 आ गया और फिर उसके बाद मैंने को इंटीरियर एंगल्स यूज किए तो उनका हाफ ऑफ करके 90 मिल गया। इस तरह से एंगल ए ओ बी मेरा 90 डिग्री बन के आ गया है। तो इन दिस वे वी कैन प्रूव इट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी मैंने तुम्हें बोल ही दिया था कि अब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस जो हम करेंगे, अब एक एक क्वेश्चन मैं वापस नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, पर इसके बाद ये जो तुम्हारा 8th क्वेश्चन के बाद के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब के सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ लिख भी लेना। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें ये फिगर बना के दे रखा है और इसमें भी तुम्हें 3 टेंजेंट्स दिख रहे हैं, ए पी, ए क्यू, बी सी, और इसको हम आर मार्क कर लेते हैं। अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, इसमें तुम्हें प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट, टेंजेंट सेगमेंट ए पी है, ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। ये ए बी सी ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ है। अब ये क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास क्या रास्ता है, हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो आई विल प्रोसीड विथ पेरीमीटर, क्योंकि मुझे पेरीमीटर लाना है। पेरीमीटर मुझे पता है कि भाई पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स होता है। तो मैं पेरीमीटर से स्टार्ट करता हूँ, उससे मैं ए पी लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि हेयर वी हैव पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल ए बी सी का। तो ए बी सी का पेरीमीटर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब मैं बी सी को ब्रेक डाउन कर सकता हूं बी आर और सी आर में, और फिर मैं बी आर की जगह बी पी रिप्लेस करवा सकता हूं, तो ए पी बना सकता हूं ना मैं। इस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो बी सी है, बी सी को लिख लेंगे, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये चलने देते हैं, ये आएगा मेरे पास ए बी प्लस बी सी को ब्रेक डाउन करता हूं, मैं लिख देता हूं बी आर प्लस सी आर प्लस सी ए। अब मुझे पता है कि बी आर किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट आ रहे हैं, तो बी आर और बी पी बराबर है। इसी तरह सी से अगर मैं देखूं तो सी आर और सी क्यू बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा भैया सी आर जो है वो किसके बराबर है, सी क्यू के। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये बनता है ए पी प्लस बी आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बी पी, सी आर की जगह सी क्यू। इसका फायदा क्या है कि मैं अब ए बी और बी पी को पेयर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ए बी और बी पी को पेयर करूंगा तो पूरा ए पी बन जाएगा जो मुझे चाहिए था। तो ये बन जाएगा मेरा ए पी, और इसी तरह ए सी प्लस सी क्यू, ये सी क्यू और ये सी ए मिलकर पूरा क्या बनेगा, ए क्यू। तो ये बन जाएगा ए पी प्लस ए क्यू। अब तुम देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ए पी चाहिए। तो क्या मैं ए पी और ए क्यू में से किसी एक को भी रिप्लेस करवा सकता हूँ क्या, बिल्कुल करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट ए लूँ तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमारे कौन कौन से टेंजेंट्स आते हैं। तो तुम जरा देखो, एक्सटर्नल पॉइंट अगर ए है तो यहाँ से टेंजेंट है ए पी और ए क्यू, ये भी तो बराबर है। तो मैं ए पी और ए क्यू बराबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए पी प्लस ए पी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या निकल के आया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकल के आया डबल ऑफ ए पी। तो ये 2 जो है वो यहाँ जाकर हाफ ऑफ पेरीमीटर बन जाएगा और हम इसको प्रूव कर देंगे। तो हमने थ्योरम कौन सी यूज करी है, तुम देख लो वही यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स। देखो 2 ही थ्योरम है ना, वी हैव ओनली 2 थ्योरम्स। इन दोनों थ्योरम्स में यहाँ पर रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री का तो कोई काम ही नहीं था, तो इसलिए उसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया, सिर्फ हम एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स इक्वल हैं वो यूज करते रहे। तो इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि कौन कौन सी लेंथ इक्वल है, टेंजेंट इक्वल है, टेंजेंट के अलावा क्या इक्वल है वो देखो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। पेरीमीटर से स्टार्ट किया, ऐसे 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, हम आगे स्टार्ट करेंगे, आगे करेंगे, उनमें भी हम इस तरह से पेरीमीटर से हम कर सकते हैं स्टार्ट, ठीक है।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। प्रूव दैट opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Now साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है कि भाई क्वाड्रिलेटरल जो है वो ऑब्वियसली सर्कल के बाहर है, तो क्वाड्रिलेटरल इज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है। और तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इट सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। कौन सबटेंड कर रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स? ऑपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पर। तो एक काम करते हैं, ये हुआ हमारा सेंटर। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है? AB और CD ले लेते हैं, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो तुम्हें प्रूव करना है कि ये जो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है AB और CD, ये दोनों मिलकर मतलब AB का सेंटर पे एंगल और CD का सेंटर पे एंगल, मतलब एंगल AOB और एंगल COD टुगेदर दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री तो हमें पता ही है, जिनका सम 180 होता है। तो हमें एक्चुअली प्रूव करना है कि एंगल AOB और एंगल COD मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस बार हमारे पास टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट तो लग ही सकता है, लेकिन अब क्योंकि मुझे 180 चाहिए तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी लगाई जा सकती है। तो कैसे करेंगे? पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन करके कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने सेंटर से सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर दिया, ये मैंने सबको ज्वाइन कर दिया। मार्क कर लेते हैं इसको P, Q, R और S। अब सबसे पहले हम लेते हैं ये वाले ट्राइंगल्स OCD, OCP और OCQ, ये दोनों ट्राइंगल्स। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्ग्रुएंट। एक तो रेडियस बराबर है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है, ये कॉमन भी है। तो द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SSS। अच्छा, RHS भी यूज कर सकते हो, 90-90 भी इक्वल है, SAS भी यूज हो सकता है इसमें। तो मैं SSS से कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ ये दोनों ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से? OCP और OCQ, ये कॉन्ग्रुएंट है। ये करके नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, है ना, ओरली हमने कर लिया। यहाँ पर हम लिखते हैं कि ट्राइंगल OCP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCQ बाय, मैंने तो SSS से किया है, तुम RHS SS वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे, ठीक है। CPCT से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दे आर इक्वल बाय CPCT। सिमिलरली ये जो एंगल 3 है और एंगल 4 है, ये भी इक्वल होंगे। 5 और 6 ये भी इक्वल होंगे। 7 और 8 ये भी इक्वल होंगे। तो अगर सारे एंगल्स पेयर में इक्वल हैं, पेयर वाइज एंगल इक्वल आ रहे हैं, 1 2 के बराबर है, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के। अब सारे के सारे एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? 360 बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बन रहा है पूरा पूरा। मुझे चाहिए सिर्फ सेलेक्टिव एंगल्स AOB और COD। तो मैं सबके आधे आधे एंगल्स उठाऊंगा, वही एंगल्स उठाऊंगा जो AOB और COD बनाते हैं। अब क्योंकि पूरा एंगल क्या है? 360 है और उसमें बाइसेक्टर बने हुए हैं, तो आधे आधे एंगल उठाएंगे हम, 8 में से 4 एंगल उठा लेंगे, तो हमारा 180 का एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि भैया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 CPCT से, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, सिमिलरली करके ना, ये सिमिलरली लिख लो, 7 इक्वल्स टू 8, ये लिख दिया। अब इन सारे एंगल्स का सम एंगल 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका सम क्या है? 360 है। मुझे चाहिए सिर्फ AOB और COD वाले एंगल्स। तो AOB में कौन कौन से एंगल हैं? 4 5 और COD में कौन से हैं? 1 8।
मतलब मुझे 4, 5 और 1, 8 ही रखने हैं, बाकी सब धीरे धीरे करके हटाने हैं। किस तरह से हटाएंगे भाई? मुझे 1 और 2 में से कौन सा एंगल चाहिए? 1 चाहिए, तो मैं 2 की जगह पर लिखूंगा एंगल 1। 3 और 4 में से मुझे एंगल 4 चाहिए, तो मैं 3 की जगह पर 4 लिख लूंगा। 5 और 6 में से मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 को 5 रहने दूंगा, 6 को भी 5 लिख लूंगा। और 7 और 8 में से मुझे 8 चाहिए, तो मैं दोनों को एंगल 8 ही रहने दूंगा। ये आ जाएगा। नाउ दिस इज डबल ऑफ एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 8 प्लस डबल ऑफ एंगल 4 प्लस डबल ऑफ एंगल 5। 2 कॉमन ही ले लिया मैंने। तो नाउ ये 2 जाकर डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक तरफ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 दूसरी तरफ। अब जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस 8 कौन सा एंगल बन रहा है? 1 प्लस 8 ये बन रहा है एंगल सीओडी। देखो 1 प्लस 8 सीओडी है, और 4 और 5 मिलके कौन सा बन रहा है? एओबी बन रहा है। तो 1 प्लस 8 की जगह मैं सीओडी और इसकी जगह एओबी लिख लूंगा। ये आ जाएगा 360 डिग्री का एंगल, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम 1, 8 और 4, 5 का सम मिलाकर 360 कर देंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वाले है ना, तो 8th ऑनवर्ड्स ये जो क्वेश्चन है ना, अब जो मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हैं ये दोनों अब जो करने वाले हैं। वैसे तो सारे थे, पर ये जो 12th और ये क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 और 13 इन दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 12 एंड 13। ठीक है, तो अब ये 12th है, क्वेश्चन में फिगर तुम्हें दे रखा है, पी ए पी बी एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स हैं। तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी ये वाला इज डबल ऑफ एंगल ओ ए बी। ये एंगल ओ ए बी का डबल है, मतलब P जो है वो A का डबल है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो एक तरह से हम एक काम करते हैं, इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं। तो मुझे X को Y का डबल प्रूव करना है। डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो X और Y में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? तो मुझे कोई एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जो X से भी रिलेटेड हो और Y से भी रिलेटेड हो। भाई X मान लेते हैं, ये एंगल 1 ले लेता हूं मैं, तो y और 1 मिलकर 90 बनाएंगे ना थ्योरम 1 से, क्योंकि तुम देखोगे ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो y और 1 मिलकर 90 बनाते हैं। और x और 1 ये भी एंगल 1 आ जाएगा, अभी मैं शो कर दूंगा, तो ये भी मिलकर 180 बनाएंगे, x प्लस 1 प्लस 1। तो 1 एक ऐसा एंगल है जो x और y दोनों के साथ रिलेशन में है। अब क्योंकि वो दोनों के साथ रिलेशन में है, तो हम 1 को यूज करके x और y को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, किस तरह से, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो पी ए इक्वल्स टू पी बी है, पी ए इक्वल्स टू पी बी है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए इज इक्वल्स टू एंगल 1। तो भैया ये बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो ए और बी इक्वल एंगल हो गए, तो 1 और 1 हो गया अपने पास। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल पी ए बी अगर ये दोनों 1 1 है, तो अब x प्लस डबल ऑफ एंगल 1 मिलकर कितना बनता है? 180 बनता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। भाई p प्लस ए प्लस बी 180 है, तो x प्लस 1 प्लस 1 180 हो गया। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई जिसमें मैंने x और एंगल 1 को रिलेट किया है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हम y और 1 को रिलेट करेंगे। तो यहां तुम देख सकते हो OA is perpendicular to AP, radius is perpendicular to tangent, तो एंगल 1 प्लस एंगल y कितना आएगा? 90 आएगा। ये आ जाएगा मेरे पास फ्रॉम थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो अब मुझे रिलेशनशिप किसका चाहिए? x और y का चाहिए। ये जो एंगल 1 है ना, ये किस काम आएगा? ये वैल्यूज निकाल के रिप्लेस कराने के काम आएगा। मतलब हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से मैं एंगल 1 की वैल्यू निकालूंगा,
क्या आएगी 90 माइनस वाई। अब ये जो 1 की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही हम फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट में से 1 तो निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मेरे पास x और y का रिलेशन बन के आ जाएगा। x प्लस डबल ऑफ एंगल 1 कितना है 180। तो मैं एंगल 1 की जगह पर लिख लूंगा 90 माइनस वाई। और अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 180 माइनस 2y, भाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 180 से 180 से भी कट जाएगा, x इक्वल टू 2y आ जाएगा। मतलब एंगल ए पी बी किसके इक्वल आया, एंगल ए पी बी आ गया डबल ऑफ एंगल ओ ए बी के इक्वल। सो व्हाट वी हैव डन है ना, एक मिनट, ये अपने आप कहाँ चला गया भाई, ये इट हैपन्स। तो यहाँ पर x को y के बराबर कर, x को y का डबल करना था, तो पहले मैंने x और 1 का रिलेशन बनाया, फिर y और 1 का रिलेशन बनाया और 1 की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन में से दूसरे में डाल दी, एंड वी गेट x इक्वल टू 2y, ए पी बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी आ गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं काफ़ी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज यूजुअल। ठीक है, बोर्ड में आया भी हुआ है 2-3 बार ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी पूरा 8 सेंटीमीटर का है और रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर ये जो रेडियस है ओ ए, ये 5 सेंटीमीटर है और ए बी पूरा ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ए और बी पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो ये टेंजेंट पी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं और अब हमें पी बी या पी ए बराबर ही है, उसकी लेंथ निकालनी है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम का है, लेकिन इसमें हमारे को पहले राइट एंगल्स देखने होंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये चीज़ हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार तुम्हारे को प्रूव करके बता देता हूँ कि किस तरह से 90 डिग्री और क्यों है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम खाली स्टेट कर देंगे भाई ये 90 डिग्री का है। कैसे कि भाई देखो, जैसे ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये टेंजेंट है। अब तुम्हें पता है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ही हैं, दीज टू ट्राइंगल्स पी ए ओ और पी बी ओ, ये कॉन्ग्रुएंट है, टेंजेंट्स कॉमन और ये रेडियस, तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है ही है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर सीपीसीटी से एंगल 1 और 2 बराबर आ जाएगा। और फिर मैं अगर यहाँ पर ये m बनाता हूँ तो ट्राइंगल पी ए एम ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसके, ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी बी एम के। कैसे, ये इक्वल है 1 इक्वल टू 2 प्रूव कर दिया अभी हमने, और ये कॉमन, तो ये दोनों ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और ए एम इज इक्वल्स टू बी एम हो जाता है। अब जैसे ही ए एम और बी एम इक्वल होते हैं तो हमें पता है सेंटर से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करती है तो वो उसके परपेंडिकुलर होती है, क्लास 9th की थ्योरम थी। उस हिसाब से एंगल m कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे एंगल m 90 डिग्री, बट स्टेट जरूर कर देंगे कि एंगल m 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाते हैं तो सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड के परपेंडिकुलर होती है। स्टेट कर देंगे सिर्फ कि भाई ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर है तो इसका फायदा क्या लेना है हमें, तो सबसे पहले तो हम देखें ट्राइंगल ओ ए एम को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगी। अभी ए बी पूरा कितना था, ए बी पूरा था 8 सेंटीमीटर, तो ए एम ये निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मैं ट्राइंगल ओ ए एम में ओ एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं ट्राइंगल ओ ए एम में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, ध्यान रखें, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर अगर हम लगाते हैं, पहले मेंशन करना कि 90 डिग्री है, तो ओ ए स्क्वायर कितना हुआ 25, 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर इज अननोन और ए एम स्क्वायर जो है ये है मेरे पास 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करते हैं तो ओ एम निकल के आता है 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर निकल कर आ गया।
तो पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ओ ए एम में लगा दिया। अब अगर मैं ए पी एम में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरे पास ए पी और पी एम दोनों ही अननोन है। तो एक बार के लिए मैं इसको x और इसको y मान लेता हूं और ट्राइंगल ए पी एम में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। यहां पर ये 90 डिग्री है तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल ए पी एम में मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, वी विल हैव x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट इक्वेशन करके मार्क कर लो। अब मेरे पास दो अननोन वैल्यूज हैं x और y। एक इक्वेशन से तो दोनों नहीं निकल पाएंगे, तो मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो क्या कोई और भी राइट ट्राइंगल है मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए? क्या तुम्हारे को कोई राइट ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर? तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता देता हूँ। वैसे काफी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल ये भी है, ओ ए पी। इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल है। थ्योरम 1 से ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मेरे पास तीसरा राइट ट्राइंगल है जो मैं यूज करूंगा। तो मैं ट्राइंगल ओ ए पी को पहले राइट ट्राइंगल प्रूव करूंगा, भैया 90 डिग्री है। फिर मैं ट्राइंगल ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 90 डिग्री है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? ओपी। तो मैं लिखूंगा ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अभी ओपी कितना है? ओपी है 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी। एपी है एक्स स्क्वायर प्लस ओ ए 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इसमें यूज करेंगे। तो पहले इसको तो मैं खोलता हूं, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस 16। ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये मैं इसकी जगह डाल दूंगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई स्क्वायर प्लस 16 लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1। और 5 स्क्वायर तो ये 25 है ही, है ना। तो ये तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखा है, तो इसलिए ये पूरा आएगा प्लस 25 है। अच्छा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब 6y इक्वल टू 25 प्लस 16 माइनस 9, तो सॉल्व करके आता है 32 और y निकल के आता है 32/6 यानी कि 16/3 सेंटीमीटर। लेट इट बी इन फ्रैक्शन, डेसिमल्स में अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे लेकिन y नहीं निकालना था, मुझे तो x निकालना है। क्योंकि देखो PA और PB बराबर है, तो PA की लेंथ निकलेगी वही PA के बराबर, PB के बराबर होगी। तो x मुझे निकालना है, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? वाई स्क्वायर प्लस 16 के, इक्वेशन 1 से। तो मैं y की वैल्यू रख लूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/3 का स्क्वायर प्लस 16। तो 16/3 का स्क्वायर आ गया 256/9 प्लस 16/1। एलसीएम ले लेते हैं, 16 9 जा 144, 144 प्लस 256 सॉल्व करके ये 400/9 आ रहा है। मतलब x यानी कि PA या PB जो भी निकालना है उसकी लेंथ मेरे पास निकल के आएगी 20/3 सेंटीमीटर्स। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसमें मोर और लेस वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चेंज कर देते हैं, पर ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस में वैल्यू तुम्हारी इसी तरह की निकल के आती है, अपॉन 20/3 सेंटीमीटर, 16/3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। हमने कौन कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई? देखो, सबसे पहले एक बार फिर से एक बार देख लो। सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ट्राइंगल OAM में, OAM में, जिसमें मेरे पास ये 5 था, ये 4 था, तो ये 3 निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसे माना x और इसे माना y, तो ट्राइंगल APM में मेरे पास क्या निकल के आया? मेरे पास निकल के आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, फर्स्ट इक्वेशन। और फिर ट्राइंगल OAP, ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बस ध्यान रखेंगे हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 3 प्लस वाई है, फिर वैल्यू पुट करके तुम्हारे x और y की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी है।
और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको ढंग से करना। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें एरिया और पेरीमीटर को रिलेट करना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लगातार दो क्वेश्चन मोर और लेस सिमिलर हैं। ये वाला इजी है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, लेंदी काफ़ी है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब भी कोई ट्राइंगल ऐसा है जिसमें तुम्हारे को ट्राइंगल के एरियाज को रिलेट करना है उस ट्राइंगल की तीनों साइड से या फिर ट्राइंगल के पेरीमीटर से, तो फिर उस केस में हम लोग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। खासकर स्पेशली तब बात हो रही है जब वो ट्राइंगल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो। वैसे इस क्वेश्चन में तो ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। करना कैसे है, हम पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले सारे पॉइंट्स को, वर्टाइसेस को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो मान लेते हैं ये सेंटर है, तो हम सारे पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये मैंने तीनों ज्वाइन कर दिए, ओ ए, ओ बी और ओ सी। अच्छा अब देखो, कैन यू सी दैट area of triangle ABC is equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC, isn't it? AOB, BOC और AOC तीनों का एरिया अगर मिला दो भाई, ये AOB का एरिया, ये हो गया AOB का एरिया, फिर BOC का एरिया, तो ये BOC का एरिया हो गया, और ये हो गया AOC का एरिया। तो तीनों का एरिया मिलाऊंगा तो पूरा ABC का एरिया बन जाता है ना। तो हम यही लिख रहे हैं कि भाई तीन छोटे ट्राइंगल मिलकर बड़ा ट्राइंगल बना रहे हैं, तो एरिया इनका मिलकर बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB की बात करूं तो सबसे पहले ये देखो, मैं ज्वाइन करता हूं OR, OP और OQ। अब OR क्या है, OR रेडियस है, जो सर्कल है उसका रेडियस है ना, देखो एंड तक जा रहा है तो ये रेडियस है। और ए बी क्या है, टेंजेंट है। आर उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो थ्योरम 1 के हिसाब से ओ आर ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मुझे ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया चाहिए तो ए ओ बी का एरिया क्या होगा, अगर मैं ए बी को बेस मानूं तो ये मेरी हाइट है, दिस इज हाइट, हाइट को मैं मान लेता हूं आर, ठीक है। इसमें हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी और उसके आगे आर भी है ना, ये प्रिंट नहीं हुआ, इनटू आर भी है यहाँ पर, तो ये हो गया आर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू ए बी इंटू आर। आर जो है वो हाइट का काम कर रहा है। अब जरा दूसरे ट्राइंगल को देखो, बीओसी को। बीओसी में अगर मैं बीसी को बेस लेता हूं तो इस बार ये हाइट हो गई आर, ओपी हाइट हो गई। तो अब मैं क्या लिखूंगा, बीओसी में हाफ इंटू बीसी इंटू आर। सिमिलरली एओसी का एरिया लेंगे तो हाफ इंटू एसी इंटू आर, ये निकल के आएगा। अब तीनों में क्या कॉमन है, हाफ इंटू आर, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटू हाफ इंटू आर, ये प्रूव हो जाता है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि तीन छोटे ट्राइंगल बनाएंगे, तीनों का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। अच्छा, इस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे एक बार बोर्ड में इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये ट्राइंगल है, इस तरह का फिगर दे रखा था, बोला था ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और तुम्हें बोला गया था कि भाई इस सर्कल का रेडियस निकालो। अब सर्कल का रेडियस निकालना हो और ट्राइंगल की साइड्स या उसके पार्ट्स दे रखे हो ना, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। तो हम ये यूज कर सकते हैं कि भाई जैसे ये मैं फिर वही सेंटर से ज्वाइन करूंगा, देखो ये सेंटर से तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये 6 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, वो तो 10 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे आ जाएगा। अब अगेन हम क्या लिखेंगे कि भाई अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये मान लेते हैं ए,
बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी लिख दिया जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आर है भाई, ये हाइट है आर एज यूजुअल, प्लस हाफ इंटू बी ओ सी का एरिया, हाफ इंटू 8 इंटू आर, ये बेस हो गया, ये आर हाइट हो गई, प्लस ए ओ सी का एरिया हाफ इंटू 10 इंटू आर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकल के आ जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करके देखना है ना, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, 4 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है, फाइंड करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या रेडियस आ रहा है, 2 आ रहा था, यहाँ 4 आ रहा है। तो ये रेडियस इस तरह से निकाल सकते हो। तो कंसेप्ट हर बार वो यूज करना है कि भाई होल बड़े ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 ट्राइंगल्स यूज करना है ये। लेकिन फिर भी इजी क्वेश्चंस है इन द वे कि भाई तुम्हारे पास जो आउटर ट्राइंगल है ना, वो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल का एरिया निकालना ये आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। व्हाट इफ कि अगर बाहर वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं हो, तो फिर मेहनत हमारी काफ़ी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, तो हम लोग इसको देखते हैं कि भाई ये देखो, ये क्वेश्चन है कि अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कल है और इस पे हमने ये ट्राइंगल एबीसी बनाया जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो एज यूजुअल वी नो दैट सर्कमस्क्राइब मतलब तीनों साइड्स को टच करता हुआ ये ट्राइंगल बन जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी। अब वो क्या कह रहा है कि भाई सच अ वे दैट सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। मतलब बी सी जब टेंजेंट है ना, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी है। तो बी सी अगर टेंजेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है डी। अब वो कह रहा है कि ये जो बी डी और सी डी है उनकी लेंथ है 8 और 6, मतलब बी डी है 8 सेंटीमीटर का और सी डी है 6 सेंटीमीटर का। रेडियस तुम्हें दे रखा है। अब तुम्हें बोला है कि जो बाकी दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, उसकी लेंथ निकालो। अब देखो पिछले क्वेश्चन से फर्क है, पिछले क्वेश्चन में रेडियस निकालना था, साइड्स तुम्हारे पास थी, इस बार रेडियस दे रहा है, साइड पूछ रहा है, मोर और लेस उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको ई मार्क कर लूँ और इसको एफ मार्क कर लूँ, तो सबसे पहले बी डी और बी इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो बी डी कितना है 8, तो बी कितना होगा 8। इसी तरह सी डी और सी एफ ये भी इक्वल हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। और ए ई और ए एफ ये भी इक्वल है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, पर ये अननोन है, तो मैं इन दोनों को एक्स एक्स मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 ट्राइंगल्स। ये जो 3 ट्राइंगल है, इन तीनों का एरिया मिलाकर पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया आता है। अब देखो ट्राइंगल, जो छोटे ट्राइंगल्स है ना, इनका एरिया निकालने में दिक्कत नहीं है कि भाई बेस तुम्हें पता है, हाइट तुम्हें पता है 4, रेडियस 4 है तो वो हाइट हो जाएगी, तो इनके एरिया निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है ना एबीसी, वो राइट ट्राइंगल नहीं है इस बार, उसका एरिया निकालने में मेहनत लगने वाली है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे राइट एंगल कहीं नहीं दे रखा। तो पहले मुझे हेरोन्स फॉर्मूला से पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना पड़ेगा। कैसे? हेरोन्स फॉर्मूला में मुझे पता है कि भाई तीनों साइड्स को हम एबीसी लेते थे लास्ट ईयर। तो अगर मैं बीसी की बात करूं, बीसी को मान लेते हैं ए, कितना है 14 सेंटीमीटर। फिर ए बी जो है ए सी, इसको मान लेते हैं बी, तो ए सी कितना है 6 प्लस एक्स। और इसी तरह बी सी ए बी हो गया, ए बी बचा है तो ए बी को ले लेते हैं सी, ये है हमारा 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। अब हेरोन फॉर्मूला में सबसे पहले हम एस निकालते थे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से, तो तीनों को ऐड करते हैं 14 प्लस 6 प्लस 8 28 प्लस एक्स 2x अपॉन 2। तो 2 कॉमन लेकर कैंसिल करें, 14 प्लस एक्स, ये मेरा s निकल के आ रहा है। अब हेरोन्स फॉर्मूला से जो हम एरिया निकालते थे उसका फॉर्मूला था हमारे पास अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला था। यहां पर s मेरा निकल के आया है कितना, 14 प्लस एक्स, ये मेरा s निकला, अभी निकाला ना 14 प्लस एक्स, s माइनस ए, तो s यहां पर है 14 प्लस एक्स। अब a b और c ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a 14 है, b 6 प्लस एक्स है और c 8 प्लस एक्स है। तो s हो गया 14 प्लस एक्स। अब s माइनस ए, s माइनस ए मतलब 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये s और ये a, तो 14 14 कट जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। अब s माइनस b, तो s क्या है 14 प्लस एक्स माइनस b क्या है 6 प्लस एक्स, तो इसको खोलोगे तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, तो फिर एक्स एक्स कट जाएगा भाई, माइनस होगा ना, साइन चेंज होगा तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो 14 माइनस 6 यहां बचेगा 8। और s माइनस सी, तो इसमें रखेंगे 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये s माइनस सी, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर x x कट जाएगा, ये माइनस है, साइन चेंज होंगे, ध्यान रखना। 14 माइनस 8 निकल के आता है 6। तो ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आ रहा है यहाँ पर, वो आ रहा है मेरा अंडर रूट ऑफ 48x, 6 इंटू 8 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ये निकल के आ रहा है पूरे ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये मार्क करके रख लो। अब जैसा पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये क्वेश्चन बेटा मतलब सर्कल चैप्टर का, तुम्हारे सिलेबस का ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन है और 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है ये, अगर आया ना 5 नंबर में आएगा सीधा, इसलिए बहुत ढंग से करना है इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अभी हमने निकाल लिया है, ये कितना निकला है, ये तो 48x इंटू 14 प्लस एक्स निकला था, अभी भी निकला है हेरोन्स फॉर्मूला से। बीओसी का एरिया मैं लूंगा हाफ इंटू 14 इंटू एक्स इंटू 4, सॉरी भाई देखो बीओसी की बात हो रही है, तो बीओसी की बात हो रही है, तो बेस क्या है 14, 8 प्लस 6, और हाइट है इसका रेडियस, सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में 4 वैसे ही दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाफ इंटू 14 इंटू 4, ये बीओसी का एरिया हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की एओसी की, तो एओसी में हाफ इंटू बेस क्या है 6 प्लस एक्स, हाइट तो 4 है ही, प्लस एओबी का एरिया ये निकल के आएगा हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, तो ये तीनों के एरिया निकल गए। अब इसको सिंप्लीफाई करके तुम्हें x निकालना है, तो अब ज्यादा काम नहीं है हमारे पास, 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 4 कॉमन है, बचता है 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स, ये हो गया 2, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 14 प्लस 6 प्लस 8 28 प्लस 2x, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है 4 इंटू 28 प्लस 14 प्लस एक्स, 2 कॉमन ले लिया है 14 प्लस एक्स। अब यहाँ पर रूट है और यहाँ नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, इंटू 14 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये कितना बना 48x इंटू 14 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग करने से यहाँ तो रूट हट गया, यहाँ पर आया 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये 16 जाकर डिवाइड होगा तो 48 डिवाइडेड बाय 16, 3x इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि भाई मैं 14 प्लस एक्स काट दूं, काट सकते हो तुम, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, देखो जब दोनों साइड से तुम टर्म्स कैंसिल कर रहे हो ना, तो टर्म्स कैंसिल करते समय प्रेफर किया करो कि कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल हो, वेरिएबल यानी कि एक्स वाली टर्म्स नहीं कटनी चाहिए। देखो वेरिएबल या एक्स वाली जो टर्म्स होती है ना, जब वो कटती हैं तो तुम्हारे सॉल्यूशंस कम होते जाते हैं, तो इसलिए एक्स वाली टर्म मैं अवॉइड करूंगा, तो मैंने इसको यहाँ लाके माइनस कर दिया। अब दोनों में क्या कॉमन है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स में कॉमन लूं तो यहाँ क्या बचता है
3x माइनस यहाँ बचता है 14 प्लस x। तो मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं 14 प्लस एक्स, ब्रैकेट खोलोगे तो 2x माइनस 14 आ जाएगा। भाई 3x माइनस एक्स खोलोगे तो ये आ जाएगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ तो 14 प्लस एक्स जीरो है, 14 प्लस एक्स जीरो तो x क्या निकला माइनस का 14, 2x माइनस 14 जीरो है तो x क्या निकला 7। अब x की वैल्यू माइनस 14 तो हो नहीं सकती क्योंकि लेंथ है ये, तो x की वैल्यू माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। पर मुझे x नहीं निकालना है, मुझे निकालना है AB और AC। तो AB कितना है 8 प्लस एक्स और AC 6 प्लस एक्स। तो अब मैं लिखूंगा कि भाई AB जो है ये है 8 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, और AC जो है वो है 6 प्लस एक्स यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब ये AB और AC जो दो साइड निकल के ये निकल गए 15 और 13। और अब इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से एक बार फिर से देख लेना और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना सो दैट यू कैन गेट व्हाट वी हैव डन एक्चुअली। तो पहले हमने इसकी जो साइड्स है, पहले हमने इसका एरिया निकाला हेरोन्स फॉर्मूला से, फिर मैंने तीनों एरिया के सम के इक्वल किया जिससे इक्वेशन बन गई एक्स की, और उस एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ABC निकल गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ढंग से करना, जरूर करना। नाउ लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। सर्कल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, करीब करीब ढंग से करोगे, इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो करीब करीब सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा। तो